हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका वर्मा आज आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताऊंगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्यों दिया गया, क्या क्या इस थ्योरी के बेनिफिट है और क्या क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 1927 में हिटलर और लंदन में दिया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्यों दिया गया, इस चीज को हम पहले समझते हैं। हाँ, यहाँ देखिए VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए बॉन्ड थ्योरी यानी बॉन्ड कैसे बनता है और बॉन्ड क्यों बनता है, इसको लुईस ने भी बताया था। लुईस ने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑक्टेट रूल को दिया था। ऑक्टेट रूल क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल में क्या होता है, कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन की या तो शेयरिंग करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्यों करेगा? अपने निकटतम नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। नोबेल गैस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। नोबेल गैस निष्क्रिय होती है, इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी होती है, इसलिए एटम्स क्या है, दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है और मॉलिक्यूल्स या अणु का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा आप इस चीज को समझिए। O2 का फॉर्मेशन। O2 के फॉर्मेशन में देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये एक ऑक्सीजन एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ में करेगा, जिससे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 8 हो जाए। यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। ये O2 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बीच में बताए हैं, वो इस न्यूक्लियस से भी रिलेटेड है और इस न्यूक्लियस से भी रिलेटेड है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8। यानी जो यहाँ पर निकटतम नोबेल गैस है, यानी नियोन गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन की 2। सिमिलरली हम नाइट्रोजन के फॉर्मेशन को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यहाँ पर भी इस नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अब जब ये N2 का मॉलिक्यूल्स बना है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से भी रिलेटेड है और इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से भी रिलेटेड है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिने 6, 7, 8, 6, 7, 8। यानी कि यहाँ पर भी क्या है? ऑक्टेट रूल का पालन हो रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन लुईस कंसेप्ट में कुछ कमियां रह गई, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसे आप पहले देखिए, फिर आपको ज्यादा क्लियर से आराम से समझ में आएगा।
जैसे मान लीजिए BF3, बोरोन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। जब ये 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, तो अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। होने कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं। कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गई, यानी ऑक्टेट रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। तो BF3 का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन BF3 बनता है। ठीक इसी तरीके से हम PCl5 का एग्जांपल ले सकते हैं। PCl5 में क्या होता है, फास्फोरस के पास में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 क्लोरीन परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाने के पश्चात टोटल इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी यहाँ पे अष्टक का प्रसार हो रहा है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 होने चाहिए, लेकिन है कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो PCl5 भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन BF3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है। तो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है उसके फॉर्मेशन को तो लुईस से थ्योरी के आधार पर हम समझ सकते हैं, लेकिन BF3 PCl5 जैसे मॉलिक्यूल्स के बनना हम लुईस कंसेप्ट के थ्रू नहीं समझ सकते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जो NO का एग्जांपल है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही हूँ, ऑक्सीजन का तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसलिए NO नहीं बनना चाहिए, लेकिन NO बनता है। ये एग्जांपल लेने का मेरा एक रीजन और भी है कि यहाँ देखो एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह रहा है, तो एक तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स है इसको हम लुईस थ्योरी के आधार पर नहीं समझ सकते, इसलिए हम VBT थ्योरी को पढ़ते हैं। दूसरा ये है, जैसे मान लो H2 है, O2 है, N2 है, तो ये जो बॉन्ड पैरामीटर है, बॉन्ड पैरामीटर से मेरा मतलब है कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो लेंथ है, बॉन्ड की जो एंथैल्पी है, इसके बारे में जो लुईस कंसेप्ट है इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो VBT ने बताया, लुईस से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात तो लुईस ने बता दी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन जैसे मान लो हाइड्रोजन की इसने क्या बताई, शेयरिंग होगी और हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग का जो कंसेप्ट है कि ये जो एक्सिस पर जो ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर जो कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी और जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बात किसने बताई, ये बात VBT ने बताई। इसलिए VBT थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, किस हिसाब से हम बॉन्ड लेंथ को निकालेंगे, बॉन्ड एंगल को निकालेंगे, ये सारी बातें किसने बताई थी, VBT ने। इसलिए VBT थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और चाहे 11th हो, चाहे BSc हो, चाहे PG हो, चाहे नेट हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है, वहां पर VBT थ्योरी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को हम कंटिन्यू रखते हैं और अपन आगे की बात को समझते हैं। यहाँ पर VBT ने बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताया था और बॉन्ड स्ट्रेंथ को बताया था। एक देखो, एक चीज थोड़ी सी मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि लुईस ने जो अपने कंसेप्ट का बेस रखा था ऑक्टेट रूल या नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, कि
जो नोबेल गैस होती है, जैसे मान लो जिनोन है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसी ऑक्टेट या कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, तो इसको किसी भी अदर जो एटम्स है उसके साथ में बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिनोन F2, जिनोन F4, जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स को पढ़ा जाता है और वो स्टेबल होते हैं। ये चीज यहाँ पर जो बेस लेके बताई गई थी लुईस ने अपने रूल में, ये चीज यहाँ पर गलत साबित होती है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये इसकी ड्रॉबैक्स का। अब आगे चीज समझिए कि जो लुईस है वो किस मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में कुछ ही नहीं बताता है। जैसे BeCl2 बना, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, और H2O बना, तो ये तो लीनियर होगा, ठीक है, और ये V शेप्ड होगा। तो लुईस इस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहा है। यहाँ मजेदारी की बात एक और मैं आपको यहाँ बताती हूँ, देखिए कि शेप्स, बॉन्ड एंगल, ये सभी चीजों को हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की स्पेस में अरेंजमेंट है उसका कोई भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वेस्पर थ्योरी नहीं देती है। कहने का मेरा मतलब है कि शेप के बारे में बता रही है, बॉन्ड एंगल के बारे में बता रही है, ज्योमेट्री के बारे में बता रही है, लेकिन जैसे मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ PCl5 का, तो PCl5 में इसने क्या बोला, 3 क्लोरीन को आप इस तरीके से, एक को ऊपर और एक को नीचे, यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में आपको यहाँ पर अरेंजमेंट करना है। लेकिन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का स्पेस में अरेंजमेंट क्यों करना है, इसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वेस्पर थ्योरी ने नहीं दिया। इस वजह से हम लोग VBT को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो चीज मैंने बताई है वो चीज ही मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं जिससे कि कोई भी तरह का, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनिशिएटेड बाय हाइटलर और लंदन इन 1927. Lewis theory explained the bonding in simple molecules like H2, N2 and O2. लेकिन जो NO, PCl5, BF3 इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स है उनको लुईस थ्योरी के आधार पर हम नहीं समझा पाते। Lewis theory does not provide insights on bond parameters like bond enthalpy and bond length and shapes of molecules. ये चीज मैंने आपको नीचे क्लियर कर दी है। साथ ही यहाँ पर मैंने वेस्पर थ्योरी के बारे में भी बताया है कि वेस्पर थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्पेस, इसलिए हम VBT को पढ़ते हैं। अब ये VBT है क्या, ठीक है, क्या क्या इसके सिद्धांत के बारे में हम इसको अब जानते हैं। देखिए VBT, इसके नाम से ही आपको इसका पूरे की पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। वैलेंस शेल के जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल वो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि आउटर सेल के जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा इस चीज को आप समझिए। देखिए यही चीज मैंने यहाँ पर बताई है। A covalent bond is formed by the overlapping of two half-filled atomic orbitals of atoms having electron with opposite spin, ठीक है। यानी एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
और जब दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी तो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एकदम सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एक एटम H है, यहाँ पर ये Hb है, ये न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन का दूसरा न्यूक्लियस। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 1s1 यानी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर भी 1s1, यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब इनके बीच में जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये दूसरा, ये न्यूक्लियस ऐसे और ये न्यूक्लियस ऐसे, और यहाँ पर क्या बन रहा है, s2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बोलो। एक बार मैं क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लिख देती हूँ, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में टाइप कौन सा हो गया, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का टाइप होगा, ठीक है। अब यहाँ जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पर NaCl का, ठीक है, किस चीज को मैं पढ़ाना, NaCl का एग्जांपल आपको समझने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखो Na पर क्या है, पॉजिटिव है, Cl पर नेगेटिव है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन के कारण यहाँ क्या होगी, बॉन्डिंग बनेगी। कहने का मेरा मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ये न्यूक्लियस बंधे हुए रहेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट जब बॉन्ड बनता है जब दो एक ही तरह के न्यूक्लियस यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है या समान होती है, अगर इस तरीके के दो मतलब न्यूक्लियस साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा कोई भी नहीं है, तो फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि यहाँ पर जैसे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ ओवरलैपिंग हुई, ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस और इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये न्यूक्लियस और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये जो अट्रैक्शन है, ठीक है, और साथ साथ में जो रिपल्सन है, रिपल्सन कैसे होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल्सित प्रतिकर्षित करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को करेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन है और ये जो रिपल्सन है ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपन अदर वर्ड्स में अपन क्या बोल सकते हैं, समझने के लिए समझो कि ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पर ये इस कंडीशन में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पर बीच में बना, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो अधिक हो गई है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा हुई है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इस पॉजिटिव को भी बांधे रखेगी और इस पॉजिटिव को भी बांधे रखेगी। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं ऐसी बात कहना चाह रही हूँ कि जो S2 का मॉलिक्यूल बना है वो क्यों बना है कि यहाँ पर इस पॉजिटिव को इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बांधे रखा है और इस पॉजिटिव को भी, इस न्यूक्लियस को भी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बांधे हुए रखा है, इसलिए यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दो तरीके का होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा जब
एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड तब बनेगा जब कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इस चीज को हम अगले वीडियो में समझेंगे। पहले आप इस चीज को समझिए जो मैं आपको यहाँ वीबीटी थ्योरी में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर overlapping of two half-filled atomic orbital of atoms having electron with opposite spin and the electrons in the overlapping orbitals get confined between the nuclei of two atoms. Increase electron density, hold the two nucleus tightly, overlapping of two orbitals along internuclear axis, a covalent sigma bond is formed. कहने का मेरा मतलब है यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी को हमने क्या बोला था, सिग्मा बॉन्ड बोला था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और समझाती हूँ कि ये जो वीबीटी ने माना है कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना, यानी यहाँ पर ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मान रहा है, यहाँ पर वीबीटी मात खा गया। ठीक है, कि यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया के बारे में इसने बता दिया कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बता रहा है, जबकि ये चीज सही नहीं है। ठीक है, वीबीटी यहीं पे मात खा गया। इसलिए आगे अपन क्या पढ़ेंगे, एमओटी पढ़ेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसे आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है और आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है वीबीटी को जो मैंने पढ़ाया यहाँ पे, इस वीडियो को लेकर अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।